हेलो स्टूडेंट, मैं मजीद सर 10वीं कक्षा के लिए एसएसटी का मॉडल सेट 1 का हल लेकर आया हूँ आज, जो आपके लिए फिर से मददगार साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए पहले पेन और कॉपी लेकर तैयार रहें ताकि इसे जल्दी जल्दी नोट भी कर लें। वीडियो अंत तक देखते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में यानी 1789 ईस्वी में हुई। पहला का आंसर होगा 1789। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस पुस्तक को लिखने वाले का नाम रूसो था। तीसरा प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की सोसाइटी का स्थापना जिसने की थी उसका नाम था ज्यूसेप्पे मैत्सनी। यहाँ मेजनी लिखा है तो उसी को मेजनी लिख रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ख। 4 नंबर है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई? तो इसका आंसर होगा क, प्रशा के कहने पर उसके पहल पे शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये तो बहुत को जानते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया? तो 1992 में किया गया था। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? जैसा आप सबको पता है कि राजस्थान बालुई जगह है, रेगिस्तान रेत ज़्यादा है, तो वहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा कृषि प्रसार, यानी कृषि के बढ़ने से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का कारण ये नहीं है। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर होगा 1973 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इस श्रेणी में संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी को रखा गया है। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है?
तो इसका आंसर होगा ग। बहुउद्देशीय परियोजना में वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास का आधार क्या हो सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इनमें से सभी होना चाहिए। इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि सभी ठीक होंगे तभी देश का विकास होगा। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो 4 परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है तो कुल आय 4 परिवारों को कुल आय क्या हो जाएगी? 5,000 गुना 4 यानी 5 के 20,000। कुल आय 20,000 होनी चाहिए चारों परिवार को मिला के। और 3 परिवारों को मिला के यहाँ कुल आय अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाता है? 14,000। कुल होना चाहिए 20,000, 3 परिवार का जोड़ के 14,000 है। तो 20,000 में 14,000 को घटा देंगे तो बचेगा 6,000, यानी चौथे परिवार की आय 6,000 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति सभी पे होनी चाहिए, सभी का आधार पर करती है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वनोत्पादका संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वन के उत्पाद का संग्रहण मतलब जमा करने का जो क्षेत्रक होता है वो प्राथमिक में आता है। अगला प्रश्न है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षेत्र संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो चारों में हम देखते हैं रमेश खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, तो खेत से जो रिलेटेड काम होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री यानी किसी चीज़ को उत्पादन करते होंगे तो ये चला जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। नरेश एक शिक्षक है, ये सेवा क्षेत्र है। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, ये भी सेवा क्षेत्र है। तो इसका आंसर होना चाहिए नरेश और राकेश यानी सी। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। आंसर होगा 100। अगला प्रश्न है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार की 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना यानी साल में 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? यानी करण के होने ना होने से उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी उसका रहना न रहना लाभदायक नहीं है, इसलिए ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ताकि दोहरा गणना की समस्या से बच सके। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी में यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है।
ये कथन असत्य है। निम्न में बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। स्पेनिश भाषाई समूह नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका में दो भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं, तमिल एक सिंहली। सिंहली रहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए राजभाषा सिंहली को ही घोषित किया गया। श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र 1948 में हुआ, हमारी आज़ादी के बाद। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अनुसूचित भाषा में मैथिली, संथाली, असमिया ये सब है, लेकिन अरबी भाषा को उसमें सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर होगा अरबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जब ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे तो इसमें आएगा स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य सूची में है, ठीक है, केंद्र सरकार संघीय सूची में है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में आते हैं, ये भी ठीक है। एक स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ख। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 यानी 1992 में उठाया गया, ये सत्य है। अगला प्रश्न में आते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब इसका आंसर होगा दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, आंसर हो गया घ। क्योंकि दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग नहीं लेते हैं, उसे राजनीति से लेना देना नहीं होता है। और आखिरी प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का प्रश्न खत्म हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।